नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी एचपी एसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। कहना चाहता है भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो आपको कंट्री बतानी है कि कौन सी कंट्री से ली गई है। ऑप्शन दिए यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है यूएसए से। इसी तरीके से जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे हमने यूएसए से लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई वो हमने यूएसएसआर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो आपको सोर्सेज पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हुई है। तो फिलहाल तो हमसे पूछा था कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं 2 से 3-4 बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन को ताकि आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहना चाहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो कितने सदस्य हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा में। ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 14, 24। सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी 12। तो राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो टोटल 12 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा में कितना करते हैं, तो लोकसभा में करते हैं 2 मेंबर्स को। तो लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट और राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहना चाहता है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कौन सी जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में नहीं आती। 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं आती यही पूछना चाहता है सिंपली आपसे। ऑप्शन दिए इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारे 8th शेड्यूल में नहीं आती है। तो 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है और उसमें इंग्लिश नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एचपीएसएससी में। फोर्थ देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो अनटचेबिलिटी प्रथा है यानी छुआछूत की जो प्रथा है उसे कौन सी जो आर्टिकल है वो खत्म करता है। तो आर्टिकल 17 करता है, 18 करता है, 19 करता है, 21 करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है आर्टिकल 17। मूवी भी आई थी एक आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी पे ही थी, जो प्रोहिबिट करती है अनटचेबिलिटी के लिए। ठीक है, आर्टिकल 17 किससे जो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, वो आर्टिकल है 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहना चाहता है किसके प्रशासन दौरान संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार की सूची में से हटाया गया था। तो आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट या वाजपेयी गवर्नमेंट। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसके टाइम पे हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। आपसे अमेंडमेंट भी पूछ सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट के अंडर हटाया गया था। तो अमेंडमेंट थी 44th अमेंडमेंट। और ईयर अगर आपको बोलें तो ईयर है 1978। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई थी। उससे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट से हटा दी गई थी। और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, वो थी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो फिफ्थ का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। अमेंडमेंट थी 44th जो कि हुई थी 1978 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय। तो कहना चाहता है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, नाम दे रखे हैं हमें, देख लेते हैं। एचवी कमात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा या डॉक्टर बीआर अम्बेडकर। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो है सचिदानंद सिन्हा। तो सचिदानंद सिन्हा सीनियर मोस्ट थे जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की गई थी। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें क्या किया, जो सीनियर मोस्ट था उसे अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसी के 2 दिन बाद इलेक्शन हुए। जो इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद। मगर क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फर्स्ट मीटिंग में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे सचिदानंद सिन्हा। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है सचिदानंद सिन्हा, इन्होंने अध्यक्षता की थी संविधान सभा की पहली बैठक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपसे पूछ रहा है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम 6 ईयर्स,
अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्ली और 5 ईयर्स। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन सी 6 ईयर्स या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा, या अगर उनका जो पीरियड है वो 6 साल हो जाएगा तब भी वो रिटायर हो जाएंगे, अगर 65 साल के हो गए जो उनकी एज है तो भी रिटायर हो जाएंगे। तो जो भी पहले हो जाएगा उस हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट पीरियड कितना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का? 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितनी है न्यूनतम आयु? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम ईयर जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। और अगर आपसे पूछ ले लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25 ईयर्स। तो दोनों याद रखने आपने, 25 ईयर्स है लोकसभा के लिए मिनिमम एज और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इनका आंसर सही दे रहे होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन बीच में हार्ड आ जाएंगे क्योंकि एचपीएससी का जो पॉलिटी का सेक्शन होता है वो इजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता और मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें अच्छा स्कोर ही करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, जैसे कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन कन्फर्म्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू चेक द आर्बिट्ररी पावर ऑफ। तो जो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है वो किस लिए दी गई है? कि कौन सी जो चीज़ है उसकी आर्बिट्ररी पावर को चेक करने के लिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की। तो इसका मैं आपको आंसर डायरेक्टली बताता हूँ। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो पावर होती है, जैसे वो लॉ बनाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उस लॉ को जो है वॉइड, नल और वॉइड कर सकता है, यानी उसको खारिज कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को इसलिए दी है, जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है उसको चेक करने के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। 9th का जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th है एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जो प्रेसिडेंट रूल है, एक समय पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने समय के लिए लगाया जा सकता है एक स्टेट पे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए या नन ऑफ दिस के लिए। तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने टाइम के लिए लगता है? वो लगता है 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए लगता है। और मैक्सिमम कितने टाइम तक लग सकता है? 3 साल तक लग सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक स्टेट पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो वो 6 मंथ्स तक लग सकता है या फिर 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो एक बारी में तो 6 मंथ्स के लिए लगेगा, फिर जो पार्लियामेंट होगा उसे मंजूरी देगा हर 6 महीने बाद, अप्रूवल देगा, उसी के बाद वो एक्सटेंड होगा। तो वो मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और एक समय में 6 महीने तक ही लगता है। तो क्वेश्चन में तो पूछा एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो मैक्सिमम 3 साल यहाँ दिया नहीं है, मैक्सिमम पीरियड तो बता नहीं रखा, तो नन ऑफ दिस ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं पीछे वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया बोलते बोलते। तो इसमें मोटा है एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो एक समय में 6 जो महीने हैं उतने के लिए लगता है, बाकी फिर अप्रूवल मिलते मिलते 3 साल तक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। हर चीज़ बारीकी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ऐसे कुछ भी गलत नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। और पॉलिटी का सेक्शन बहुत इजी होता है, अगर आप बुक से भी करोगे नॉर्मली तो आप इजीली उसे पूरा समझ लोगे। 11th है हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो राज्य सरकार है उसका लीगल एडवाइजर कौन होता है आपको बताना है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या सीएजी, कैग। ठीक है, तो 11th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है एडवोकेट जनरल। तो जो एडवोकेट जनरल होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। और अगर आपसे आर्टिकल पूछे कौन से आर्टिकल में आता है तो 165 आर्टिकल में आता है एडवोकेट जनरल। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा लीगल एडवाइजर कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का? वो है एडवोकेट जनरल, ये आपने याद रखना है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन अभी पहले पीछे आया था, मैंने आपको जो क्वेश्चन में ही बता रखा था। फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, एट्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8th। तो 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है। तो इजी सा क्वेश्चन है। 13 है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो कह रहा है अगर कोई जो सदस्य है नहीं होगा पार्लियामेंट का, उसे प्रेसिडेंट कितने समय के लिए जो है मिनिस्टर वो है अपॉइंट कर सकते हैं? 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर को जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, बट 6 महीने के अंदर उसे जो है सदस्य बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, अगर उसे मिनिस्टर बने रहना है तो इस 13 का जो राइट आंसर है वो है 6 मंथ्स।
14th क्वेश्चन है, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो कहना चाहता है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 1975 में स्टेट बनाया गया, 1977 में, 1980 में, 1982 में। तो सिक्किम को स्टेट कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया। और कौन सी स्टेट बनी थी इंडिया की? ये 22nd स्टेट बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट से सिक्किम को स्टेट बनाया गया, तो ये भी आपको बताना चाहिए। 36th अमेंडमेंट हुई थी, उससे सिक्किम को स्टेट बनाया गया था। और ये कौन सी ईयर में हुई थी? तो सीधी सी बात है, अगर 1975 में सिक्किम स्टेट बना तो 1975 में हुई होगी ये अमेंडमेंट। तो 36th अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम को स्टेट बनाया गया। ईयर कौन सी है? 1975 है। और ये इंडिया की 22nd स्टेट बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ परमानेंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहना चाहता है संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसमें जो परमानेंट कमेटी नहीं है पार्लियामेंट की, वो है एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये नाम से आपको पता लग रहा है, एडवाइजरी यानी वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। तो ये परमानेंट कमेटी नहीं है, जो पार्लियामेंट है उसकी परमानेंट कमेटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आपको सारे आर्टिकल पता होना चाहिए, कोई से भी आर्टिकल से आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल 32 पूछ लेगा, आर्टिकल 24, तो सारे आर्टिकल बेसिक चीज़ें ये आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़नी होती है, तो ये एग्जाम में आती है। अब जैसे यहाँ पर पूछा है राइट टू प्राइवेसी, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19, 20, 21, 27। 16th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 है, इसमें आता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है। चलिए आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो जो मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित किया जाता है, किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? तो ऑप्शन हमें दे रखे, गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कौन कर सकता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। तो 17th का जो राइट आंसर है वो है, सीधी सी बात है, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, मगर ऐसे नहीं कर सकते। या तो नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, जो उनकी यूनियन कैबिनेट होगी वो रिकमेंड करेगी कि नेशनल इमरजेंसी लगानी है, और उस समय जो है प्रेसिडेंट वो सस्पेंड कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। वो आर्टिकल कौन सा है? 359 आर्टिकल के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 17th का जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, विच इज़ प्रेजाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर। तो उनमें से किसकी अध्यक्षता एक असदस्य द्वारा की जाती है? तो कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, नन ऑफ दिस या विधानसभा। तो कौन है नॉन मेंबर जो अध्यक्ष होते? लोकसभा के, राज्यसभा के, नन ऑफ दिस के, विधानसभा के। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो मेंबर नहीं होते वो उसे प्रेजाइड करते हैं, वो कौन होते हैं? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, मगर उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है जो यूनियन लिस्ट, तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो बोल रहा है यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता इन चारों में से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिफेंस, रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स या एग्रीकल्चर। तो जो डिफेंस है ये यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवेज भी यूनियन लिस्ट में आता है, और जो फॉरेन अफेयर्स है ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। जो एग्रीकल्चर है ये आता है स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? एग्रीकल्चर। 19th का जो राइट आंसर है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी तीनों यूनियन लिस्ट में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, विच इज़ द नेशनल वोटर डे। तो इनमें हमें बताना है कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको देखिए, जून 5 को मनाते हैं, नवंबर 1 को, जनवरी 25 को, जुलाई 25 को। तो जो नेशनल वोटर्स डे है वो हम कब मनाते हैं? वो मनाते हैं जनवरी 25 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना है, मैंने आपको बोला सारे आपको सोर्सेज बताने चाहिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। 21 का जो राइट आंसर है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आयरलैंड का भी कह सकते हो आप। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हम ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी स्पेशल क्लासेस होगी। इसमें हम आपको कब तक पढ़ाएंगे, जब तक आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते। आपको हर एक एग्ज़ाम के हम टेस्ट सीरीज देंगे, प्रीवियस पेपर देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, रोज़ आपकी लाइव क्लासेस लगी हर एक सब्जेक्ट की। तो बहुत ही एक अच्छा बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लो। मैं जल्दी उसमें डिटेल्स डालने वाला हूँ सारी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे रोज़ लाइव या रोज़ वीडियो नहीं बना पाते, तो टेलीग्राम में कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं। उससे आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आपकी वो भी और अच्छी हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है, उसे ज्वाइन कर लेना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं 22। व्हाट इज़ द क्वारम टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की कार्रवाई की पूरा करने के लिए क्वारम क्या है? तो क्वारम क्या होता है? ये होता है कि टोटल कितने सदस्य होने चाहिए। अगर आपको जो बिजनेस, जो लोकसभा का जो भी आपको लॉ है, वो जो भी आप पास करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए मिनिमम एक क्वारम चाहिए होता है कि इतने सदस्य होने ही चाहिए उसमें। तो 1/3 होने चाहिए, 1/5 या 1/10 या नन ऑफ दिस। तो 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 1/10। तो 1/10 मेंबर्स होने ही चाहिए। मान लो अगर 500 हैं तो 500 में से 50 मेंबर होने ही चाहिए, तभी जो बिजनेस, जो भी लोकसभा का जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो 1/10 मेंबर्स होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 23 है, लक्षद्वीप हाईकोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है जो लक्षद्वीप हाईकोर्ट है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है केरला। तो केरला में आता है लक्षद्वीप का हाईकोर्ट। लक्षद्वीप हाईकोर्ट कहाँ है? केरला में। जैसे आप देख सकते हो पंजाब और जो हरियाणा हो गया, उनका जो कॉमन हाईकोर्ट है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो वैसे लक्षद्वीप का कहाँ आता है? केरला में आता है। 24 है, पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस पे बेस है? सेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। 24 का जो राइट आंसर है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो है बेस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देखिए विलेज पंचायत भी होती है, ब्लॉक लेवल पंचायत भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत भी होती है। तो पावर एक जगह पे नहीं है, बल्कि सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे रखी है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम किस में बेस है? डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस है। चलिए 25 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो कैसा है? ऑप्शन दिए हैं फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी या प्रेसिडेंशियल। तो 25 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 25 का राइट आंसर है क्वासी फेडरल। जो क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है? क्वासी फेडरल का मतलब होता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है, मगर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स है, तो इसी को बोलते हैं क्वासी फेडरल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है? क्वासी फेडरल है। 26 है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो हड़प नीति सर्वप्रथम लागू की गई थी कौन से राज्य में? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतारा में की थी, झांसी में की थी, अवध में की थी, जौनपुर में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी राजा है, उसकी अगर संतान नहीं हुई और जो राजा है वो मर गया किसी भी कारण, तो उसकी जो जो भी उसकी रियासत होगी वो अंग्रेज़ों को मिल जाती थी। तो यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके अंडर जो सबसे पहली जो प्रिंसली स्टेट थी वो अंग्रेज़ों को कौन सी मिली थी? 26 का जो राइट आंसर है वो है सतारा। तो सतारा थी ये जो प्रिंसली स्टेट थी, ये अंग्रेज़ों को मिली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंडर। 27 है, हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो नागरिकों की मूलभूत अधिकारों पर कौन अंकुश लगा सकता है? तो कौन अंकुश लगा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पार्लियामेंट लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है, प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है, नन ऑफ दिस। तो एक क्वेश्चन पहले आया था, उसमें बोला था कि सस्पेंड कौन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो तो प्रेसिडेंट कर सकता था। मगर यहाँ तो अंकुश, यहाँ तो मतलब खत्म ही कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो कौन कर सकता है? 27 का जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से सारे लॉ आपको बताए बनते हैं, तो पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स को फिनिश भी कर सकता है, मगर वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी हमारे राइट्स हैं उनको उनको वायलेट करें। तो ऐसा नहीं कि हर अपनी मर्जी से कोई भी राइट वो हटा सकता है, मगर वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगे तो उन्हें हटा सकता है। तो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिटीजन्स के। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। चलिए अगला देखते हैं। हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ ऑफ आर्मी या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो किसे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते। 28 का जो राइट आंसर है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा तो इलेक्ट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उन्हीं से, तो उन्हीं में जो इलेक्शन होता है उससे वो इलेक्ट होते हैं, तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अ हाउस इलेक्टेड बाय पीपल। तो कह रहा है भारत की संसद में कौन सा सदन जनता द्वारा चुना गया सदन है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा, ऑप्शन बी। तो लोकसभा लोगों के द्वारा चुना गया सदन है, क्योंकि जैसे मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा वोट से आते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। नेक्स्ट है 30, द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज। तो जो जुडिशरी है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू मेक लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, अब्जुडिकेशन ऑफ लॉ, या टू अप्लाई लॉ। तो जो जुडिशरी है उसका मुख्य कार्य है अब्जुडिकेशन ऑफ लॉ, यानी कानून का निर्णयादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, विच इज़ नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट। तो जो यूएस पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमें दिए हैं डाइट, सेनेट, कांग्रेस, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कांग्रेस। तो यूएस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। अब ये जो डाइट लिखा है ये किस पार्लियामेंट को बोलते हैं? जापान की। तो जापान की जो पार्लियामेंट है उसे डाइट बोलते हैं। एचपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डाइट। यूएस की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। तो इसका जो 31 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांग्रेस। 32 है, द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इज। तो कह रहा है शासन की एकात्मक प्रणाली का लाभ है। तो क्या लाभ है? मोर अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट, मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, लेस चांसेस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का वो क्या होगा? वो है स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो यूनिटरी सिस्टम जिस भी गवर्नमेंट में होती है उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है, यानी प्रबल राष्ट्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 है, ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रेड यूनियंस हैं ये कौन सी लिस्ट में आते हैं? अब मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। 3 टाइप की लिस्ट होती है। तो ट्रेड यूनियन कौन सी में आते हैं? यूनियन में, स्टेट में, कॉन्करेंट में, ग्लोबल में। ग्लोबल तो ऐसे लिख दिया, ये तो ऑप्शन मतलब कट ही एक तरह से। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ट्रेड यूनियन किस में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो भी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है उसमें क्या स्टेट भी लॉ बना सकता है और जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। 34 है, हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो इसमें पूछ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इलेक्ट होकर आते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट होकर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इन्हें जो है अपॉइंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन पीछे भी आया था उसमें हमने बोलता स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसे भी अपॉइंट नहीं करते। चलिए अब देखते हैं 35th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स अ नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहना चाहता है संसद के प्रत्येक सदन में कितनी बार एक गैर वित्त विधेयक की चर्चा की जाती है। तो ऑप्शन दी है 2, 3, 4, 1। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है 1। तो एक ही बार चर्चा की जाती है। अगर कोई नॉन मनी बिल होगा तो उसका लोकसभा और राज्यसभा में एक ही बार उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। 36 है, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ लोकसभा। तो कह रहे हैं जो लोकसभा की सीट है गुजरात में वो कितनी है। तो गुजरात में लोकसभा की सीट कितनी है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इसमें इतना गहराई में तो कोई पढ़ता नहीं कि हाँ हर एक स्टेट की पढ़ो कितनी कितनी सीटें। यूपी की तो समझ सकता हूँ कि हाँ बड़ी स्टेट है वहाँ का पूछ सकते हैं, मगर गुजरात की पूछ लिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है 26। तो यहाँ पर आपको थोड़े तुक्के भी लगाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। एचपीएससी का पेपर होता ही ऐसा है, अगर 200 क्वेश्चन आ रहे तो आपको 120, 140 आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आपका एलिमिनेशन मेथड लगेगा, कुछ थोड़े तुक्के लगाने पड़ेंगे, तो मिला जुला ही होता है। अब आपने अगर गलती से पढ़ी हुई चीज़ तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप तुक्का ही लगाओगे। बाकी मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन उससे बनता है अभी तो देखते हैं। 37 है, हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहा था और लोकसभा का स्पीकर भी रहा था। तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिए एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बा राव, या पी एन भागवती। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है के एस हेगड़े। तो के एस हेगड़े ये क्या थे? ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे और स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों ही रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 है, द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स। तो जो ग्राम सभा का पद है वो क्या, उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन ऑफ अ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पंचायत, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत। तो 38 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर पंचायत, यानी पंचायत का निर्वाचन मंडल। तो ग्राम सभा से क्या डिनोट, क्या तात्पर्य है? पंचायत का निर्वाचन मंडल। चलिए अगला देखते हैं 39। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है? 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल है, 360 में फाइनेंशियल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस किस में आते हैं? जो तीनों आर्टिकल हैं तीनों में आते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। चलिए 40 देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय। तो जो भारत का संविधान है
उसकी जो अधिकांश प्रावधानों को संशोधन किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ये पूछना चाहता है इसमें। बाय द स्टेट लेजिस्लेटर एक्टिंग टुगेदर, बाय द पार्लियामेंट अलोन, with the joint approval of the parliament and state legislatures, या only on rectification by half of the states। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत सी ज़्यादा, आधी से ज़्यादा चीज़ें जिनको अमेंड कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो मेजॉरिटी प्रोविजन है उन्हें जो अमेंड कर सकता है वो है पार्लियामेंट अलोन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं उन्हें जो पार्लियामेंट है वो अलोन ही अमेंड कर सकता है। 41 है, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, द राइट टू अपोज, राइट टू यूनिटी, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, या राइट टू प्रॉपर्टी। 41 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 41 का राइट आंसर है राइट टू अपोज। तो जो विरोध करने की अधिकार है वो जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं। इन विच कंट्री देयर इज फेडरल गवर्नमेंट। तो बोल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट किसमें, मैंने आपको बताया फेडरल क्या होता है, जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उसी को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और उसमें पावर्स दे रखी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर है। तो वो जो सिस्टम है वो कहाँ पर है, चाइना में है, यूएसए में, क्यूबा में है, बेल्जियम में है। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है यूएसए, यूएसए में है ऐसा। 43 है, मलयालम इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। तो हमें बताना है किसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है, पुडुचेरी की है, लक्षद्वीप की है, दामन द्वीप की है, दिल्ली की है। 43 का जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो है मलयालम। अगर आपसे स्टेट पूछे और कौन सी है तो केरला। तो जो केरला है, केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी मलयालम है, लक्षद्वीप की भी मलयालम है। 44 है, व्हेन डिड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो आंध्र प्रदेश है, जो भाषा के आधार पर पहली स्टेट बनाई गई थी वो कब आई थी, कब फॉर्म हुई थी। अक्टूबर 2 1953, अक्टूबर 1 1953, अप्रैल 1 1953, ये जनवरी 5 1953। अब देखिए 1953 ये डेट तो सबको ही पता होती है, इन्होंने और थोड़ा गहराई में पूछ लिया कि आपसे दिन ही पूछ लिया कि कौन सा है। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 1 1953। तो अक्टूबर 1 1953 को जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी आंध्र प्रदेश वो एग्जिस्टेंस में आई थी। 45 है, विच इज़ नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहे हैं कौन सा हमारे संविधान का विशेष लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। फेडरल पॉलिटी अकिन टू द अमेरिकन मॉडल, अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये हमारा एक सेलिएंट फीचर हो गया। अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेडरल पॉलिटी अकिन टू द अमेरिकन मॉडल। तो जो अमेरिका में फेडरल जो सिस्टम है वैसा हमारे में नहीं, हम क्वासी फेडरल है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सेलिएंट फीचर नहीं है, वो है फेडरल पॉलिटी अकिन टू द अमेरिकन मॉडल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 46 है, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर हु प्रेसाइड्स ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ द लोकसभा। तो कह रहा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब अनुपस्थित होंगे तो लोकसभा के विचार विमर्श की अध्यक्षता कौन करेगा। तो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, होम मिनिस्टर, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, या वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस आउट ऑफ अ पैनल ऑफ 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। तो जब स्पीकर भी नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा, तब जो लोकसभा की जो भी मीटिंग्स होगी उसमें प्रेजाइड कौन करेगा, वो करेगा वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस आउट ऑफ अ पैनल ऑफ 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 47 देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है वो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन बने थे। ऑप्शन देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या चरण सिंह। वैसे तो वाजपेयी जी थे, वो बने थे 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, सबसे शॉर्टेस्ट वो थे, मगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हमें इनमें से बताना है इन चारों में से कौन बने थे। तो 47 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या है, वो है चरण सिंह। तो जो ये चरण सिंह थे ये बने थे प्राइम मिनिस्टर सबसे शॉर्टेस्ट। ये कुछ बने थे 170 डेज़ के लिए, 1979 से 1980 तक। महीना तो मेरे को थोड़ा याद नहीं, 170 डेज़ के लिए बने थे, तो ये शॉर्टेस्ट बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दे रखे, अगर वाजपेयी जी होते तो हम वो करते क्योंकि वो 13 दिन के लिए बने थे, वो सबसे शॉर्टेस्ट, मगर ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो इनमें से कौन थे, चरण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 है, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ। तो किसके मेंबर्स होते हैं ये सभी, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑल मेंबर। तो नीति आयोग के, जोनल काउंसिल के, रीजनल काउंसिल के, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं उसमें ये सभी मेंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 है,
विच टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा टैक्स है जो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकती है? स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्राइट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो 49 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, टैक्सेस ऑन रेलवेज फेयर्स एंड फ्राइट। तो ये जो टैक्स है ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 है, मद्रास हाई कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन ओवर। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन है वो किसके ऊपर है? तो देखते हैं किसके ऊपर है। तमिलनाडु और केरला के ऊपर है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर है, केरला और लक्षद्वीप के है, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के। तो 50 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी और तमिलनाडु है उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ये पीडीएफ है ये मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लिया है। तो ऐसे आप कमेंट करके बोलते हो सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो पीडीएफ अगर मुझे प्रोवाइड करानी होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और मेरी भी कुछ मजबूरी है इस वजह से मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। तो ऐसा है, जो थोड़ी क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाए कि किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पेड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बेहतर करना पड़ता है, थोड़ा काम एक स्टेप आगे ही करना पड़ता है, तो इस वजह से पीडीएफ मैं उन्हीं को प्रोवाइड किए। बाकी आने वाले टाइम में और भी पीडीएफ बनाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डाल दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ तो मैं डालता ही रहता हूँ कंटेंट, जितना हो सके मेरे से वो उतना अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। 51 क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्सटैलिटी ऑफ। तो जो बजटिंग सिस्टम है, जैसे आपको बताया हर एक डिपार्टमेंटों से पहले ही बजट दे दिया जाता है कि इतना बजट दिया जाएगा, तो ये जो सिस्टम है ये किसके टाइम पे आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? कैनिंग ने किया था, डलहौजी ने, रिपन ने, एल्गिन ने। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कैनिंग। तो जो वायसराय कैनिंग थे उन्होंने ये बजटिंग जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया था। अंग्रेज़ों के टाइम की बात हो रही है, जो ये लॉर्ड कैनिंग थे, तो इनके टाइम पे बजट सिस्टम आया था। 52 है, आईआरडीपी वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो आईआरडीपी है ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 52 का राइट आंसर क्या है? 52 का जो राइट आंसर है वो सिक्स। तो आईआरडीपी कब आया था? 1980 में आया था, और इस टाइम 6 5 ईयर प्लान चला हुआ था। तो आईआरडीपी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 6 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 में आईआरडीपी इंट्रोड्यूस हुआ था। 53 है, विच इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? चाइना, इंडिया, यूएसए, फ्रांस। तो बहुत ही ईजी है, इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है, ब्रिटेन है, 5 मेंबर है टोटल जो परमानेंट है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। 54 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजीएसवाई। तो पीएमजीएसवाई इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गृह सड़क योजना, प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, प्रधानमंत्री गारंटी सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो पीएमजीएसवाई इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 55 है, द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। तो जो सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ये कहाँ पर है? जयपुर में है, न्यू दिल्ली में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है जयपुर। तो जयपुर में है द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 56 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील, या डॉक्टर मिचकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नॉर्मन बोरलॉग। ये आपने सुना ही होगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसे बोलते हैं? बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें से लोअर हाउस कौन सा है पार्लियामेंट का? ऑप्शन आपको दिए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नन ऑफ दिस। तो ये भी सिंपल सा है, लोअर हाउस पार्लियामेंट का कौन सा होता है? लोकसभा होता है। अच्छा, एक गलती मेरे से भी होगी, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसमें जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है जो वर्ल्ड में है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो वर्ल्ड में है, मगर क्वेश्चन में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया था वो थे एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन थे। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखे, देखिए जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वे नील, डॉक्टर मुझे। तो इसमें आपको नॉर्मन बोरलॉग ही करना है। वैसे ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में है, इंडिया में थे एम एस स्वामीनाथन, मगर वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मान लेना है, वर्ल्ड वाले ही पूछ रहा है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। तो कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है एचपीएसएससी से भी, और मैंने भी जल्दी जल्दी में आपको नॉर्मन बोरलॉग बोल दिया। तो ये वर्ल्ड में थे, इंडिया में थे एम एस स्वामीनाथन, मगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हमें नॉर्मन बोरलॉग ही करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। 57 तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। 58 है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन से होते हैं? ये भी इजी सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर। ये 58 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है ऑप्शन
बी, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जो आपका ये है राज्यसभा, तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 59 है, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है। फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, यूपीएससी का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है, नीति आयोग का नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है? नीति आयोग नहीं है। ये 2015 में फॉर्म की गई थी, पहले इसे प्लानिंग कमीशन बोलते थे, फिर चेंज करके नीति आयोग बना दिया 2015 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नीति आयोग का कोई जिक्र नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। 60 है, वाइस प्रेसिडेंट इज। तो उपराष्ट्रपति क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ एनी हाउस, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, नाम दे रखे हमें। जीवी मालुंकर, एस राधाकृष्णन, एम ए अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है एम ए अयंगर। तो एम ए अयंगर है, ये पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। तो आज की वीडियो को हम इतने ही रखते हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए पॉलिटी से रिलेटेड। आपको आइडिया लग गया होगा कि एचपीएसएससी अपने एग्जाम्स में पॉलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बाकी मैं आपसे अगले लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।